नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे महासागरीय प्रदूषण। इससे पहले हमने महासागरों के निक्षेप की बात करी थी। महासागरों में निक्षेप के साथ महासागरीय संसाधनों की बात करी थी कि जो मानव के उपयोग में आते थे। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर, वो है महासागरीय प्रदूषण। प्रदूषण इस समय एक बहुत बड़ा विषय हो चुका है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो सामाजिक प्रदूषण हो। परंतु स्टूडेंट्स, महासागरीय प्रदूषण भी हमें बहुत अधिक प्रभावित करता है। माने कि हम राजस्थान में रहते हैं तो डायरेक्ट रूप से तो हमें नहीं प्रभावित कर रहा, पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ये हमें प्रभावित कर रहा है। महासागर भी धीरे धीरे प्रदूषित होते जा रहे हैं और पृथ्वी के प्रदूषण को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये जो प्रदूषण होता है तो उससे समुद्री जल निम्नलिखित विधियों से प्रदूषित हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं प्रदूषण के। नंबर 1 कारण क्या है कि जो समुद्रों के किनारे औद्योगिक इकाइयां हैं वो सीधे ही प्रदूषकों को समुद्री जल में ले जाती हैं। नदियों के किनारे पर बसे हुए नगर, औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषक नदियाँ जाके मिलती हैं समुद्र में और अपने साथ सारे प्रदूषण को लेके समुद्र में घुल जाती हैं। कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ जल में घुलकर नदियों के माध्यम से समुद्री जल में प्रवेश करते हैं। जलयान तथा सीवरेज तथा औद्योगिक अपशिष्ट जितने भी हैं वो भी धीरे धीरे समुद्रों में फेंके जाते हैं। माना कि ये बहुत छोटा सा आपके शुरू से 6th क्लास से आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हो, पर एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि जो तेल वाहक जलयान है वो प्राय क्या होते हैं, सीपेज करते हैं, रिश्ते रहते हैं और दुर्घटनाग्रस्त भी कई बार हो जाते हैं। तो कहाँ गिर जाता है उनका सारा का सारा समुद्र में ही तेल का बिखराव हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है और समुद्री जल तल पर स्थित तेल कुओं से तेल रिसकर समुद्री जल में प्रवेश कर जाता है। पाइपलाइंस लीक हो रही हैं, साथ ही साथ परमाणु तथा जहरीले पदार्थ समुद्र में फैल जाते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि समुद्र को हमने क्या समझ लिया है, डस्टबिन समझ लिया है। पूरी पृथ्वी ने समुद्र को क्या समझा है, डस्टबिन समझा है और सारे प्रदूषक को, पॉलेंस को लाके कहाँ पटक देते हैं, समुद्र में ये पटक देते हैं। समुद्री जल बहुत से प्रदूषकों का विघटन एवं विसर्जन कर देता है और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको अपने अंदर ही घोल लेता है। परंतु यह सब क्रियाएं क्या हैं, एक सीमा तक होती हैं। इसके बाद समुद्र का जल प्रदूषित होना शुरू होता है। भाई जितनी उसमें कैपेसिटी रहेगी ना उनको घोलने की या अपने अंदर समाहित करने की, उतना तो कर लेता है, परंतु हर चीज़ की एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि बहुत से पदार्थों का विघटन नहीं होता और वह काफ़ी देर तक समुद्री जल का प्रदूषण करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्लास्टिक की बात करते हैं। प्लास्टिक क्या है कि एक वेस्ट मटेरियल है और इसके अलावा डीटीटी तथा अन्य रासायनिक पदार्थ लंबी अवधि तक तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल का प्रदूषण करते रहते हैं। अधिकांश प्रदूषण तट के निकटवर्ती समुद्री इलाकों में ही होता है, क्योंकि नगर, बंदरगाह, औद्योगिक केंद्र, ऑयल रिफाइनरीज, यह सब की सब क्या करती हैं कि इनको प्रदूषित करती रहती है। एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है सीवेज का। तटीय एवं ज्वार नदमुखी इलाकों में जल का प्रदूषण सबसे अधिक सीवेज द्वारा होता है। प्रदूषण की प्रक्रिया ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है, जबकि तापमान अधिक होता है और नदियों में जल प्रवाह की कमी आ जाती है। इसके 3 निम्नलिखित कारण होते हैं। सबसे बड़ा है अवशोषित, अनट्रीटेड, अशोषित, आंशिक रूप से शोषित, पार्शली ट्रीटेड, और पूर्णतः शोषित, जिसमें जैव ठोस पदार्थ नहीं होते और मुख्य रूप से नाइट्रेट एवं फॉस्फेट का घोल होता है। अब इसमें क्या क्या होता है साहब, निष्क्रिय ठोस अवशिष्ट होता है, विषैली धातुएं होती हैं और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस होते हैं, थर्मल पॉल्यूशन होता है और खनिज तेल। भाई सबसे बड़ा कारण क्या है कि खनिज तेल समुद्री जल के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। आजकल सागरीय जल का सबसे अधिक प्रदूषण तेल वाहक जलयानों से होता है। तेल वाहक जलयानों की दुर्घटना या रिसाव के कारण बड़े क्षेत्र में सागरीय जल का प्रदूषण होता है। अनुमान है कि औसतन तेल वाहक जलयानों तथा तेल के कुओं से प्रतिवर्ष लाखों टन खनिज तेल का सागरीय जल में रिसाव होता है। 1967 में इंग्लैंड के
कॉर्नवॉल तट के पास टोरी कैनियन विनाश के समय तेल वाहक जलयान से करीबन 1 मिलियन मेट्रिक टन खनिज तेल सागरीय जल में प्रवेश कर गया। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर हम बात करते हैं भूमध्य सागर की, मैं एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आपको जवाब भी देना पड़ेगा। और कोशिश कीजिएगा कि जब आप हमसे क्लास में आए पढ़ने तो मैं इसका दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछूंगी आंसर, कि अत्यधिक प्रदूषित है आपका भूमध्य सागर, क्यों क्यों है भूमध्य सागर अत्यधिक प्रदूषित? तो भूमध्य सागर विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित महासागरों में से क्यों है? क्योंकि भैया ये क्या है, रास्ता है सबके लिए। अगर कोई जहाज अफ्रीका बम्बई आएगा तो भी इस भूमध्य सागर से होता हुआ आ जाएगा, क्यों अफ्रीका का चक्कर काट के आएगा। अगर कोई चाइना का जहाज आएगा तो वो भी भूमध्य सागर से होते हुए कहाँ चल जाएगा, इसमें उत्तरी अमेरिका की तरफ चल जाएगा। तो इस वजह से इसमें क्या है, ये सभी देशों के लिए एक द्वार है, एक रास्ता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इस पर पोल्यूशन बहुत अधिक होता है। क्योंकि इसके तट पर बार्सिलोना, जिनेवा, नेपल्स, वेलेंशिया, अल्जीरियस, सिकंदरिया ऐसे नगर बसे हुए हैं जिनको बड़ी मात्रा में सीवेज तथा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ इस सागर में गिराते हैं। तो इसके आसपास की अगर आप मैप में देखोगे तो सारे यूरोपियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ ये इसके किनारों पर बसी हुई है। अब इससे समुद्री प्रदूषण के क्या आपके डिमेरिट्स होते हैं, क्या दुष्परिणाम निकलते हैं? तो सबसे पहला दुष्परिणाम निकलता है इसमें खाद्य श्रृंखला पर, जो फूड चेन होती है ना, वो बहुत अधिक प्रभावित होती है। समुद्री जल के प्रदूषण का खाद्य श्रृंखला पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो प्लैंकटन होता है जिस पर कि समुद्री जीव मछली निवास करती है या उस पर डिपेंडेंट रहती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अलावा मत्स्य उत्पादन का हार्श होता है। मछलियाँ अपरिपक्व मतलब इमेच्योर होकर भी वो मर जाती है, पूर्ण रूप से वो मैच्योर या फ्लैशी नहीं हो पाती। दूसरा कारण समुद्री जीव एवं स्तनधारी जीवों की समस्या होती है। समुद्री जल के प्रदूषण से पशु पक्षी और जानवर बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। और नेक्स्ट बात है तापीय प्रदूषण से हानि। क्या होता है तापीय प्रदूषण? जब समुद्री जल का तापमान बढ़ जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। समुद्र में रहने वाले जीवों को बड़ी इससे नुकसान होता है और इस प्रकार से मछलियाँ गर्म जल में नहीं पनपती और कई प्रकार के कीड़े पनप जाते हैं, तो जीवों के लिए बेहद कष्टदायक होते हैं। अब भाई आप कैसे इसको कंट्रोल करोगे? विश्व समुदाय करीबन 100 सालों से इस प्रदूषण को झेलता आया और इसको कंट्रोल करने के उपाय देखता है। तो हमें ये लगता है कि इसके लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ही संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि हम तो कह देंगे भाई ये समुद्र तो हमारा तो इतना हिस्सा आ रहा है, हम तो इतने को ही साफ़ करेंगे। अब आपने अपने हिस्से को साफ़ कर दिया, साफ़ करके क्या किया, उसको आगे बढ़ा दिया गंदगी को। ऐसा नहीं होता। तो जलयानों द्वारा जो प्रदूषण होता है उसको समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होना चाहिए। अब इसे मैराइन पॉल्यूशन के आधार पर मारपोल भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और इसमें 90 देशों ने अपना योगदान दिया। इसके 90 देश सदस्य हैं और उन्होंने कहा कि जलयानों द्वारा भारी प्रदूषण से बचाना है और इस समझौते के अंतर्गत जलयानों द्वारा समुद्र में प्रदूषणकारी तत्वों को फेंकने की सीमा निर्धारित की गई। इस समझौते के अनुसार जो भी जहाज गुजरेंगे वो 3 समुद्री मील नॉटिकल मील तक से कम दूरी पर शोषित कचरा फेंकना उनके लिए क्या होएगा, वर्जित होगा। इस प्रकार अन्य प्रदूषकों को समुद्र में फेंकने के लिए तट से दूरी निश्चित की गई। तो कुल मिलाकर जैसे हम लोगों के यहाँ रोड पर क्या लगता है, पॉल्यूशन फ्री लगता है, उसी तरीके से उन पर भी, जहाज़ों पर भी एक पॉल्यूशन फ्री टैग लगाने की बात की गई थी। और इस समझौते के अंतर्गत जितने भी जो जहाज़ चलेंगे पानी के, वो बाल्टिक सागर, काला सागर,
भूमध्य सागर, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी में तेल फेंकने की अनुमति नहीं लेंगे। वो उनको क्या है, अनुमति लेनी पड़ेगी। उनको ऐसा नहीं कि बगैर अनुमति के ये काम वो कर सकते। एक स्टूडेंट्स होता बोन समझौता। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि समुद्रों को बचाने के लिए कौन कौन से समझौते हुए, उनको आप एक्सप्लेन कीजिए। बोन समझौता हुआ, फिर हेलेंस्की समझौता हुआ, लंदन डंपिंग समझौता हुआ। इनको आप एक्सप्लेन कीजिएगा और अपने डायरी में नोट्स बनाइए। और लास्ट में होता भूमध्य सागरीय कार्य योजना।